उसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने वो शीट भेजी ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, है ना, ये तीनों दे रखे हैं, ठीक है ना। कि कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें ये तीनों के हमको क्या दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है ना। कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं ये लिख रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन है ना। इसका 29 पॉइंट क्या है, 11%। सल्फर का कितना है, 40.51%। और ऑक्सीजन का कितना है, 30.28%। ये सबका क्या है, परसेंटेज है। देखो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, है ना। और साथ में हो सकता हो मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो दिया होगा, यदि इंपेरिकल निकालना तो वेट नहीं दिया होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इन सबका एक सिंपलेस्ट रेशियो बस लिख देना, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर, जैसे मान लो जैसे हमने वो करा था ना, जैसे मान लो C2H2, है ना, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और CH क्या हो गया, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूले में सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इनके एटॉमिक वेट लिखना, ठीक है, जितने भी है। तो सोडियम का कितना होता है, 23, है ना। सल्फर का कितना होता है, 32, और ऑक्सीजन का कितना, 16। एटॉमिक वेट है ना, एटम के लिखना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव मोल्स, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जो भी ये परसेंटेज है, ये क्या दे रखा है, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को डिवाइड किससे करेंगे, एटॉमिक वेट से, है ना। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, है ना। इससे क्या आ जाएगा हमारा, रिलेटिव मोल्स आ, ठीक है। मतलब 29.11 डिवाइडेड बाय 23, 40.5 डिवाइडेड बाय 32, और 30.28 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा। अब ये देखो, इन क्वेश्चन में कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट तक लेना, है ना, मतलब 2 डिजिट तक तो लेना ही लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि इसमें हमें एंड में जाके राउंड ऑफ करना पड़ता है ना, या फिर मतलब होल नंबर में निकालना पड़ता है आंसर, है ना। तो इसलिए क्या होगा, यदि एक एक डिजिट तक लिखे तो हो सकता हो कि प्रॉब्लम ज्यादा है, तो कम से कम डेसिमल के 2-2 डिजिट तक सब कुछ निकालना, ठीक है। कितना होगा, 29.11 अपॉन 23 कितना आएगा, 23 2 जा 46 होगा, है ना। तो ये हमारा 61 हो जाएगा, तो 1.2 कुछ आएगा, है ना। क्योंकि मतलब ये 23 तो 6 आएगा, तो 61 हो जाएगा, है ना। तो है ना, 2 कुछ आएगा, 2 और 46, या भले चलो करो ये इसके आगे, क्योंकि देखो ये करना पड़ेंगे कम से कम 2 डिजिट तक, है ना, नहीं तो फिर वो एक्चुअल आंसर सही नहीं आ पाए। क्या 1.2 के बाद एक और डिजिट तक निकालो, है ना। मतलब 63 माइनस 46 कितना होगा, 13 माइनस 6 7, और 117, और फिर 1 आ जाएगा 171। तो 2 8 जा 16, 7 या 8 ऐसा कुछ आना चाहिए, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 16, हाँ ये 27 करीब, है ना, 1.27, ठीक है। देखो आपको केमिस्ट्री में थोड़े से जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस और थोड़े जो स्कूल्स में आएंगे, है ना, वो क्वेश्चन थोड़े ऐसे होंगे कि जिनमें कैलकुलेशन ऐसे मतलब थोड़े करना पड़ेंगे, है ना। कॉम्पिटेटिव में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, मतलब उसमें इजी कैलकुलेशन रहेगा जो भी आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ स्कूल में जो आएंगे, बोर्ड में जो आएंगे, उनमें थोड़ा सा ऐसे डेसिमल्स वगैरह में कैलकुलेशंस रहेंगे, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा सा करने की आदत हमको होना चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चंस की। बाकी कॉम्पिटिटिव में वो इजी देंगे कैलकुलेशन, कि ज्यादा वो नहीं होगा, जल्दी आ जाएगा, है ना। इसीलिए केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, है ना। जो बोर्ड एग्जाम में, मतलब अभी देखो 11th में तो सब स्कूल वालों के उस पर है, वो कितना देना चाहे, लेकिन बोर्ड में सिर्फ 3 या 4 न्यूमेरिकल आएंगे, है ना, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। इसलिए कैलकुलेशन भी थोड़ा टफ भी आएगा तो करा जा सकता है ना, टाइम की कोई कमी नहीं रहती, ठीक है ना। अब ये ये कितना होगा 1.40.551, है ना, डिवाइडेड बाय 32 कितना होगा 1.85 हो जाएगा, 64। तो 1.2, देखो ये भी 225, ठीक है। और ये कितना होगा 1. 2 जा 32 था 14, 142 हो जाएगा, 1.8 आ रहा है, हाँ वही 1.82 करीब ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो दोनों हैं, इसीलिए 2 डिजिट तक निकाला था। देखो ये जो दोनों हैं ये ऑलमोस्ट बराबर आ गए, है ना। तो अब इन दोनों में से मतलब दोनों को 1.25 लिख सकते हो, ठीक है, उसको 7 को भी 5 कर दो, ठीक है। नहीं 1.3 नहीं लिखना, क्योंकि देखो अब ये दोनों को, अब हम इतना कम अंतर जब रहे ना तो दोनों को बराबर कर लेना, ठीक है, जो भी नियरेस्ट है उसको बराबर कर, ठीक है ना। तो दोनों लगभग, नहीं तो क्या देखो पहले सबसे, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो और नजदीक आ जाएंगे, मतलब और क्लोजर हो जाएंगे, ये 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है ना। तो 1.0 कुछ आएगा तो उसको फिर 1 लिखना ज्यादा बेटर है, इसलिए 1.3 मत लिखो अभी, वो एंड में करना, सबसे एंड में, जब एक बार और ये सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद अब उसको उस ढंग से करना, ठीक है ना। तो देखो अब ये 1.2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग, दो आप इसके बाद क्या करना है, जो सबसे छोटा डिजिट है उससे सबको डिवाइड करना, ठीक है। इन सब में जो सबसे छोटा आया है उससे सबको एक बार फिर से क्या करना है, डिवाइड करना, ठीक है। हाँ तो क्या होगा, मतलब 1.25 से सबको डिवाइड कर दो, तो देखो ये ऑलमोस्ट 1 ही आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि 1.0 कुछ आएगा तो उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी 1 आ जाएगा। अब 1.8, अब इसको भले 1.85 कर लो अपॉन 1.25, ये कितना आएगा, uh, 85 डिवाइड बाय 1.25 या 1.82 कर लो, जो भी करके करना, कितना 1 पॉइंट, नहीं क्यों पॉइंट का है, 1.1 है क्योंकि देखो ये तो बड़ा है ऊपर वाला, वो ऊपर बड़ा है ना नीचे से, है ना, ऊपर बड़ा है तो फिर इसको बड़ा आएगा ना, तो 1.14 आ गया मान, है ना, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट ही करना इनको, है ना, नहीं तो क्या है कि ये जरा से में आंसर में गड़बड़ी आ जाएगी। 1.4 क्या, हाँ हाँ 1.45 समय, है ना, क्या आ रहा है 1.45 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब ये रेशियो आ गया, है ना, एक 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1.45 आ गया, तो 1.45 को नियरेस्ट ऐसे में कन्वर्ट कर लो कि जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर आ जाए, मतलब 1.5 लिख लो, ठीक है। तो इट इज नियरली इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब लास्ट में क्या निकालना है हमको, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ठीक है ना। तो अब 1, ये तो दोनों, मतलब अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये क्या है 1.5 है, तो 1.5 को होल नंबर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें कि 1.5 मतलब होल नंबर बन जाए, कैसे करें, 2 से कर दें, 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 3, है ना। तो फिर सबको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं किसी भी एक को करना है, सभी को करना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये
3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आया समझ में। देखो सबसे पहली स्टेप में क्या करा, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट आया उससे क्या कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, है ना। और जो मान लो ऐसा है 1.01 आया तो 1 लिख लिया, है ना, नियरेस्ट से राउंड ऑफ थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद लेकिन क्या ऐसा नहीं करना कि 1.5 को हम 2 लिखें या 1.5 को 1 लिखें, है ना, या 1.25 को हम 1 लिख दें, ऐसा नहीं करना। सिर्फ 1.1 तक चल सकता है कि उसको वो लिख दें। ठीक है, 1.2 आए तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, 1.25 आए तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 1.33 आए तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना, 1.5 जैसा आए कोई 0.5 आए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो सबको 2 से करा तो क्या आया, 2, 2 और 3, है ना। तो इनके रेशो क्या आ गए, हाँ NaS और O के रेशो क्या आ गए, 2:3। तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया Na2S2O3। ठीक है, वैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, है ना इसका नाम। ठीक है, तो इसका क्या आ गया Na2S2O3, है ना। अभी उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया, नहीं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी वो इतना ही देते जितना इसका इंपेरिकल का वेट आएगा, है ना, क्योंकि दिस इज अ कंपाउंड कॉल्ड Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, है ना। जब पहले वो होते थे नॉर्मल जो हमारे कैमरे आते थे रील वाले, उसको जब रील को वो सबसे पहले इससे वॉश किया जाता था Na2S2O3 में, उसको डालते थे तो इमेज फिक्सिंग हो जाती थी उसकी, है ना। इसको थायो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले ये आता था क्वेश्चन विच इज यूज फॉर इमेज फिक्सिंग, है ना, PET और PMT जब होती थी, है ना, क्योंकि तब ये डिजिटल कैमरे नहीं थे, अब इसका रिलेवेंस ही खत्म हो गया। ठीक है, जब वो नॉर्मल कैमरे थे, आप लोगों ने तो किसी ने शायद देखा भी नहीं हो, कम ही लोगों ने, जो नॉर्मल आते थे जिसमें रील डलती थी, हाँ सिल्वर की रील डलती थी, तो उसको पहले इससे वॉश किया जाता था अंधेरे कमरे में, सबसे पहले उसको निकाल के इससे वॉश करते थे तो नेगेटिव बन जाते थे उसके। हाँ हाँ, कोडक का काफी चलता है ना, तो वो वाले कैमरे। अब तो क्या हो गया, डिजिटल हो गया, जिसको चाहो बनाओ, डिलीट करो, ये करो, प्रिंट आउट निकाल लो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वहाँ ये फोटोग्राफर की शॉप पे जाके उसको रील को पूरी धुलवानी पड़ती थी, मतलब धुलवाने का मतलब 3-4 दिन लगते थे, तब हमको फोटो बन के मिलते थे। और जब जब जा सकते थे जब वो रील में जैसे 35 फोटो 36 फोटो जितने भी आते हैं, जब पूरे क्लिक हो जाए तब जाके, ऐसे नहीं था कि आज करा और जाके ले लिया, है ना। काफी चेंजेस आ गए। तो देखो ऐसे आया समझ में आया, है ना। तो जब भी ऐसा रेशियो आ जाए, है ना, जो कि फ्रैक्शन में हो, तो सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि 1.45 को करने की कोशिश करो, उसको 1.5 लिख के हम कर सकते। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में रेशियो नहीं लाना, होल नंबर रेशियो ही आने चाहिए। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एटम आधा नहीं होता, है ना, या एटम 0.3 नहीं होता ऐसा, इसलिए रेशियो हमेशा होल नंबर लाना है, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चाहे इंपेरिकल फॉर्मूला। आया समझ में आया अच्छे से, है ना। तो देखो ऐसे करते, देखो इसके लिए हमने पहले 2 क्लास में कुछ भी पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, है ना, ये नॉर्मल अपना नॉर्मल सी चीज। ठीक है, हाँ अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ ये वाला फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग हीटिंग। चलो पहले मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ आता हूं। देखो है ना, आपने ऐसे पहले ऐसे कुछ ऐसे सॉल्ट पढ़े होंगे जिसमें क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा लिखा होगा Na2CO3.10H2, ऐसा ऐसा 9th-10th वगैरह में कहीं ऐसा कुछ देखा होगा, है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ठीक है, अब इसको जब हम बहुत हीट करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जैसे हीट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है ना, क्योंकि वाटर एक लेवल तक वो रहता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बन जाएगा हमारा Na2CO3 बन जाएगा। तो इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता है .2H2,
इसको हीट करते हो और ये क्या बन जाता है Na2H2O3, तो इसको क्या बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, इसको क्रिस्टलाइन और इसको एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब वाटर जिससे हट गया है ना, बस उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। ड्राई और एनहाइड्रस ये वर्ड होते हैं वाटर नहीं होने के लिए। ड्राई का मतलब सॉलिड नहीं होता कभी भी ना, ड्राई का मतलब होता है वाटर नहीं होना। जैसे मान लो बोला हमको ड्राई अल्कोहल है ना, तो ड्राई अल्कोहल का मीनिंग क्या होगा? हेलो, मैंने लिंक भेजी तो है। हाँ हेलो, मैंने लिंक भेजी थी। ओके ओके, मैं देखो फिर से भेजता हूँ ना। हाँ देखो है ना, एनहाइड्रस मतलब जिसमें क्या हो वाटर नहीं हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम एनहाइड्रस बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ता है ना ऐसे। हाँ देखो, अब ये समझने के लिए देखो एक हमको क्या है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी है ना, तो वो हम 12th में पढ़ेंगे है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उससे समझ में आएगा कि वो क्या होता है एक्चुअली में है ना। एक्चुअली में जो CuSO4 होता है उसका फॉर्मूला ऐसा होता है CuH2O होल 4 SO4.H2, ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो H2O जब ये अंदर आता है तो Cu में ऐसा कुछ हो जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट में से कोई लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं है ना, तो फिर हमको फिर कलर दिखता है ना। तभी, उसके अलावा जब नहीं होते, जब CuSO4 रहता है तो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए फिर वो व्हाइट दिखता है। ठीक है ना। लेकिन ये अच्छे से तभी समझ में आएगा व्हेन वी रीड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना। ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर होते हैं और कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं है ना, लेकिन वो जब समझ में आएगा, ठीक है, या फिर जब मैं हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना उसमें थोड़ा सा बताऊं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा बताऊं क्योंकि उसमें ये दे रखा है CuSO4। ठीक है, तो उसके लिए, और कलर क्यों आता है वो तो तभी पता लगेगा है ना। ठीक है, अच्छा, कोई चीज कलर्ड क्यों होती है? हाँ हाँ। हम्म, हाँ हाँ, जैसे जैसे मान लो ब्लू कलर, जैसे ब्लू मान लो फ्लावर है या रेड फ्लावर है, वो रेड क्यों दिखता है? हाँ हाँ, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। यदि रेड फ्लावर को हम ब्लू लाइट में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहां रेड लाइट ही नहीं है, तो रिफ्लेक्ट किसको करेगा है ना। तो जो जिस कलर का होता है, यदि उस कलर की लाइट नहीं आएगी उस पर तो वो ब्लैक दिखने लगे। ठीक है ना। हाँ, व्हाइट लाइट डालेंगे तो रेड दिखेगा, क्योंकि व्हाइट में रेड होती है, तो रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो कोई चीज कलर्ड तभी तक दिखती है जब तक वो लाइट उस पर पड़े, जो कलर के पिगमेंट है उसके, जिसको रिफ्लेक्ट करने की उसमें पावर है ना, बस वो लाइट जब तक नहीं, जब नहीं पड़ेगी तो ब्लैक दिखने लगेगा है ना। ठीक है, तो ऐसे है ना, तो अपन ये इसकी थ्योरियां करेंगे, तब ये पता चलेगा कि व्हाई इट बिकम ब्लू है ना। तो CuSO4 ऐसे भी व्हाइट होता है, लेकिन उसके बाद वो कलर्ड हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो देखो, अब ये कोई भी जो सॉल्ट होता है, यदि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, और उनको हीट करें और यदि वो वाटर निकल जाए तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट है ना। दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग हीटिंग रेंडर्ड एनहाइड्रस, मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करा तो वो क्या बन गया, एनहाइड्रस बन गया, मतलब उसमें से वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, और लूजेस 45.6% ऑफ इट वेट। इसका मतलब ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट था, इसमें इसका वेट कितना कम हो गया, 45.6% लूज कर दिया इसने
लूज कर दिया मतलब इसका मतलब इसमें इतना ही परसेंट क्या होगा, वाटर होगा, होगा ना। देखो जैसे मान लो इसका वेट है 100, है ना, अब मैंने उसको हीट करा और वो बन गया एनहाइड्रस, और बोल दिया मैंने कि इसका 60% वेट कम हो गया, तो इसका मतलब इसमें 60% क्या होगा, वाटर होगा, है ना। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो इसमें 60% होगा, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया कि जब ये एनहाइड्रस हो गया, है ना, मतलब इतना वाटर उसने लॉस कर दिया, उसका जितना भी वाटर था वो लॉस कर दिया, और वो कितना था, इतने परसेंट था, तब इसका मॉलिक्यूलर जो परसेंटेज है वो कितना है। हाँ, अब इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, टेबल फॉर्म में। एल का परसेंट कितना है, 10.5। देखो सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, कौन कौन से, एल, के, एस और ओ। देखो अब ये वाले के बाद बाकी के क्वेश्चन जो इसके रहेंगे वो लोग आप लोग करना, है ना, खुद ट्राई करना इसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग टाइप का है, वो मैं और बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो एल का कितना दे रखा है हमें, 10.50%, ठीक। पोटेशियम कितना दे रखा है, 15.1, सल्फर 24.96 और ऑक्सीजन 49.92, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, इनके सबके परसेंटेज हो, ये किस सॉल्ट के, एनहाइड्रस के, है ना, मतलब जिसमें वाटर नहीं है वो वाले सॉल्ट के, ठीक है। अब इसके बाद हमको इनके क्या लिखना है, एटॉमिक वेट। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27, है ना। पोटेशियम का 30, हाँ 32 तो सल्फर का होता है, 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। देखो ये अभी तक 3-4 दिन हो गए, अब ये याद होना चाहिए ना, ठीक है। देखो देखो देखो, सल्फर का मान लो याद है 32, है ना, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, है ना। इसके बाद आता है पोटेशियम, तो जनरली पोटेशियम का ज्यादा ही होगा, है ना, तो उससे कम मत बोलो, है ना, उससे ज्यादा बोलो, ठीक है, भले ही गलत बोलो मगर कम से कम उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे, अब कैल्शियम उसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका इससे ज्यादा होगा, ये निश्चित है 39 से ज्यादा होगा। सिर्फ गिनती के 2-3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एटॉमिक वेट कम हो जाता है, 1-2 ही है बस ऐसे, है ना। हाँ, तो पोटेशियम का तो 39 हो गया, ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। हाँ हाँ, आर्गन का भी 40 होता है, तो आर्गन और पोटेशियम ऐसे हैं जिनमें एटॉमिक नंबर बढ़ने पे भी क्या हो रहा है, वेट कम हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम है। नहीं, एक फिर उधर होता है, किधर होता है, निकल और कोबाल्ट में, कोबाल्ट का ये पढ़े होंगे उसमें, मैंडलीफ वाले में, मैंडलीफ में पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें होता है। तो देखो, है ना, तो ऐसा है। अब धीरे धीरे करके देखो, अब इनको याद करना पड़ेगा, है ना, मतलब इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये 2 चीज याद करना पड़ेंगी। मैंने भेजे थे, बस उतने के कर लो, है ना, ज्यादा की जरूरत नहीं है, उतने के कर लो, ठीक है। वैसे आप लोगों को हो सकता हो एग्जाम में मिल जाए, है ना, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, है ना, कि अभी नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, है ना, स्कूल में आप लोग कुछ नहीं बोल पाओगे, है ना, वो कहेंगे आपको याद होना चाहिए, है ना, इसलिए इतने तो करना ही चाहिए मिनिमम जो, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग होंगे वो खुद दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोल, वो क्या होगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो 10.50 डिवाइड बाय 27 कितना है। हाँ, तो पहले इससे निकलेगा मोल रेशियो, हाँ इसको मोल रेशियो, तो मोल रेशियो किससे निकलेगा, इसको डिवाइड करने में, ठीक है। तो कितना होगा, ये आप लोग करते जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेट, है ना, क्योंकि देखो आप लोग मैथ्स के ज्यादातर स्टूडेंट मैथ्स के हैं, तो उनका कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा अच्छा होना ही चाहिए, है ना, ये एग्जैक्ट रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0.388 आ रहा था, ये 0.389 आ रहा था, है ना, तो फिर राउंड ऑफ करके मतलब इसको 99 लिखना पड़ेगा, है ना, तो 0.39, ठीक है ना। तो इसलिए देखो, अब नेक्स्ट से कोई भी क्वेश्चन करो तो उसको, है ना, ये ध्यान रख के करना कि 5 से ज्यादा आ रहा है तो 1 डिजिट बढ़ाना, है ना, क्योंकि डेसिमल में क्या होता है, इतने छोटे नंबर होते हैं कि इनमें जरा सी गलती बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है।
है ना, कि थोड़े सा भी गलती बहुत, तो देखो हमारा क्या हो गया, रेशो यही आ गया, तो होल नंबर रेशो भी क्या हो गया, होल नंबर रेशो भी 1:1:2, ये 0:5 था तो इसको 2 लिख लिया, और ये 8, है ना। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, AlKS2O8, ये क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, इंपेरिकल। देखो इसमें लिखने का भी एक क्या तरीका होता है, अब जैसे पोटेशियम जो होता है ना, अभी आप लोगों को थोड़ा कम वो है, लेकिन पोटेशियम क्या होता है, ज्यादा मेटेलिक होता है, किससे, एल्यूमिनियम से। तो जो जितना ज्यादा मेटेलिक हो, है ना, जैसे आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि ऐसे जाते जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाते हैं, है ना। तो पोटेशियम इधर होता है, एल्यूमिनियम इधर होता है काफी, है ना, इसलिए एल्यूमिनियम कम। तो जो जितना ज्यादा मेटेलिक हो ना, उसको उतना पहले लिखना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसलिए, और जितना जो नॉन मेटलिक हो उनको बाद में लिखना, ठीक है। अभी हम जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे ना, तो ये और समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से करेंगे, जो जब कम इलेक्ट्रोनिगेटिव उसको पहले, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उसको बाद में, तो ये ऑर्डर में लिखते हैं हम हमेशा, है ना। इसलिए के पहले लिखना चाहिए, एल बाद, गलत कोई नहीं करेगा, एल भी लिख दिया तो गलत नहीं करेगा, मगर होना ये चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो देखो ये तो किसका फॉर्मूला आ गया हमारा, एनहाइड्रस सॉल्ट का, एनहाइड्रस, ठीक है। अब इसमें हाँ हमें क्या निकालना है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। सिंपलेस्ट मतलब इंपेरिकल, है ना, सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये तो एनहाइड्रस का आ गया, लेकिन अब हाइड्रेटेड का निकालना है, क्योंकि हमको उन्होंने क्या बोला था कि इसमें से 45.6% क्या था, इसमें वाटर था, है ना, उसको हमने निकाल दिया था तब ये आया था, है ना। उन्होंने बोला था ना कि इसको हीट करा था जब ये हाइड्रेटेड था, तो 45.6% क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका मतलब अब हमने मान लिया कि लेट, है ना, वेट ऑफ हाइड्रेट। देखो अब ऐसे करना है, इसके आगे का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आता था आप लोग। हाइड्रेटेड सॉल्ट इज 100 ग्राम, वो कितना है, 100 है, ठीक है। कि परसेंटेज दे रखा है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि हाइड्रेटेड का क्या था, 100 था। अब उन्होंने क्या बोला, इसको हीट करके क्या हुआ, वाटर कितना है अब इसमें, 45.6, है ना। 100 में से इतने ग्राम क्या है, वाटर है, तो एनहाइड्रस का कितना हो गया, 54.4, है ना, इतने ग्राम क्या हो गया एनहाइड्रस। यदि 100 ग्राम था हाइड्रेटेड, तो 54.4 ग्राम क्या होगा, एनहाइड्रस होगा। ये आया समझ में कैसे निकाला, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने जब इसको हीट करा तो इसमें से 45.6 ग्राम लॉस हो गया, है ना, मतलब वो क्या होगा, पूरा वाटर ही होगा, ठीक है। तो उतना क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब एनहाइड्रस का कितना आ गया, इतने ग्राम आ गया, और हमने जो एनहाइड्रस का निकाला है वो कितना है, ये है, तो इसका वेट निकाल लो, इसका कितना आएगा, एनहाइड्रस का, पोटेशियम का कितना होता है 39, एल्यूमिनियम का 27, 32 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 8, है ना। ये क्या आ गया, हमारे एनहाइड्रस का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका वेट आ गया, ठीक है। देखो जब ये दिया हो तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे, जितना लॉस हुआ उसको माइनस करके एनहाइड्रस का निकाल लिया, है ना। अब उसके बाद हमें एनहाइड्रस का एक और वेट पता है ना, जो एक्चुअल एनहाइड्रस का फॉर्मूला है उसका वेट, वो कितना आया, इसको करो, कितना होगा, 39 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 16 एट जा, कितना आ रहा है, 258। एक बार और भी कर लो, ये 128 आ गया ना, 16 एट जा 120, ठीक है। हाँ यही करा ना, इसको प्लस करा, ठीक। तो 258, किसी का अलग तो नहीं आ रहा, यही आ रहा है 258, 39 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 120, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है। तो देखो अब हमारा पहले जो एनहाइड्रस जब कितना था 54.4, तो वाटर कितना था उसमें 46.6, है ना, 45.6 था।
तो यदि एनहाइड्रस का वेट इतना है तो वाटर कितना होगा, ये किससे निकाले? हाँ, नहीं 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 नहीं, इसका परसेंट नहीं, वो तो हाइड्रेटेड का परसेंट था ना वो तो। देखो ऐसे, देखो अब मैं बताता हूं, ऐसे कर, है ना, कि इफ वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, इसको देखो पूरा लिखना है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से करो। इफ वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज 54.4 ग्राम, देन दो तरीके हैं अब इससे, या तो वाटर निकाल लो या हाइड्रेटेड का वेट निकाल लो, दो में से एक कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले हम हाइड्रेटेड का वेट निकालते हैं। इफ वेट ऑफ, हाँ मतलब जब इतना एनहाइड्रस है तो हाइड्रेटेड का वेट कितना होगा, मतलब क्रिस्टलाइन का वेट कितना होगा। देखो जब एनहाइड्रस का वेट कितना है 54.4, तो हाइड्रेटेड या क्रिस्टलाइन का कितना है 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम है। तो जब एनहाइड्रस का 258 है तो क्रिस्टलाइन का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से, है ना। देखो कितना होगा, इफ वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज इतने ग्राम, देन वेट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज 100 ग्राम, है ना। क्रिस्टलाइन का कितना है 100 ग्राम। तो इफ वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज 258 ग्राम, then weight of crystalline salt is 100 upon 54.4 into 250, है ना, ऐसे ही आएगा ना। देखो यूनिटरी मेथड से, है ना, कि या तो रेशियो प्रपोर्शन से भी कर सकते हैं, है ना, कि है ना, तो क्या हो गया 100 अपॉन 54.4 इंटू 250, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो एक हमने काय से निकाल लिया, 100 मान के निकाल लिया, कि 100 जब हमने उसका माना तो उसका कितना है 54.4 है एनहाइड्रस का, ठीक है। तो जब एनहाइड्रस का इतना है तो क्रिस्टलाइन का 100, तो एनहाइड्रस का जब 258 है तो क्रिस्टलाइन का कितना होगा, ठीक है। हाँ करो इसको, कितना होगा, टू फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय 54.4, 474.2 ऐसा कुछ आ रहा है, 474, ठीक है ना, कितना आ रहा है 474, इतना हो गया, ठीक है। तो देखो अब हमको क्रिस्टलाइन का वेट आ गया, है ना, और एनहाइड्रस का हमारे पास है, तो वाटर का वेट कितना होगा, देखो हाँ, क्रिस्टलाइन के वेट में से एनहाइड्रस का माइनस कर दे तो हमें वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो निकालो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा इसको कि कैसे करना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये दो लाइन जरूर से लिखना कि कैसे कर रहे हैं हम इसको, है ना। और बहुत चांस है कि आपको जो पहली एग्जाम स्कूल में हो वो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे, है ना, ये एनहाइड्रस और ऐसा वाला, ठीक है। और वो पूछेंगे भी तो कम से कम 5 मार्क का पूछ सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन, क्योंकि शुरू के एग्जाम में 1-2 चैप्टर आएंगे, 2-3 चैप्टर ऐसे, 1-2 चैप्टर, है ना। अच्छा हाँ, तो उसमें ये चांस है पूछने का, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वाला ना, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो उसमें से एक है। तो देखो हमारा कितना आ गया, हाँ, वेट ऑफ वाटर आ गया, वेट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट माइनस वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। तो वो कितना हो गया 474 माइनस 258, कितना हो गया हमारा 6, 1 और 2, 216, ठीक है। अब ये 216 तो क्या आ गया, वेट ऑफ वो आ गया। अब हमको वाटर निकालना है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें, है ना। ये तो वेट आ गया, उसके वाटर का वेट आ गया। अब वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करेंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 18, तो 216 में कितने वाटर आएंगे, है ना, अपॉन 18, है ना।
ठीक है, टोटल वेट वाटर का डिवाइडेड बाय 1 मॉलिक्यूल का वेट, है ना, तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसीलिए मैंने कराया, नहीं तो फिर मैं बोल देता करने का, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ना तो कम से कम 5 मार्क या 4 मार्क का तो आएगा ही आएगा, है ना, इससे कम का नहीं आएगा। ठीक है, वैसे जनरली हमें न्यूमेरिकल आते हैं 3 मार्क के, है ना, 3-3 मार्क के आते हैं, जैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल के लगभग 3-3 मार्क होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये ऐसा न्यूमेरिकल हो सकता है 5 मार्क का ही आए पूरा, है ना, लेकिन अभी आपको बड़ा लग रहा है, जब आप लोगों को खुद आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना, एक बार बस कंसेप्ट समझ में आ जाए खुद ही हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 216/18? एटीन, हाँ 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 12 क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। तो अब इसका क्रिस्टलाइन का फॉर्मूला क्या हो गया, क्रिस्टलाइन का, हाँ, KL H2OH.12H2, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, इस ढंग का फॉर्मूला होता है। देखो ये यदि मान लो वो एक्चुअल होता है तो K2SO4 होता, Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, ये होता है इसका पोटाश एलम का फॉर्मूला, है ना। तो इसका जब आपको मॉलिक्यूलर वेट देते ना तो n फैक्टर 2 आ जाता है इसका, तो सब में 2 का और मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इसका फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अभी हमको ये पूछा नहीं है ना, अभी तो हमको इंपेरिकली पूछा। ठीक है, मॉलिक्यूलर पूछते तो वो मॉलिक्यूलर वेट देते, है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका इसके वेट से डबल होता, है ना। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वही बनता है, इतनी सारी चीजों से वही बनना है ना, तो डबल होता तो उसको डिवाइड कर देते तो 2 आ जाता, और इन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 24H2 आ जाते, है ना, और 8 16 हो जाते, ऐसे ये S4 हो जाता। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें उतने उतने एटम रहे। ठीक है ना, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं, हमें तो जो पूछा हमने निकाल दिया। ठीक है, आया, समझ में आया ये। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जो भी हमें दिए थे परसेंटेज, उससे हमने क्या निकाल लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, उसमें ये ध्यान रखना है कि राउंड ऑफ करना है ना, मतलब वो नहीं करना है कि बस ऐसे ही लिख लिया, है ना, कि सिर्फ 2 डिजिट तक नहीं लिखना, तीसरे डिजिट को देख के फिर राउंड ऑफ करके लिखना, है ना, क्योंकि जब डेसिमल डेसिमल में ऐसे आ रहे हैं तो थोड़े से बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर सबसे स्मॉलर से सबको डिवाइड कर दिया, है ना, और हमारा क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि उन्होंने बताया था कि 45.6% इसने लॉस करा था, वाटर लॉस करा था। ठीक है, तो इसका मतलब यदि इसका क्रिस्टलाइन का वेट 100 होता तो एनहाइड्रस का वेट हो जाता 54.4 ग्राम हो जाता। ठीक है, तो अब हमको 2 एनहाइड्रस के वेट मिल गए, एक 258 मिल गया और एक 54.4 मिल गया, है ना, और क्रिस्टलाइन का सिर्फ 100 वाला है। तो अब हमने क्या कर दिया, यूनिटरी मेथड से ये निकाल लिया कि क्रिस्टलाइन का वेट कितना होगा। ठीक है, तो है ना, वो कैसे हो गया कि इतना यदि का किसका एनहाइड्रस का तो क्रिस्टलाइन का 100, तो इतना एनहाइड्रस का हमने किससे निकाला, इसका, है ना, सबके एटॉमिक वेट प्लस करके। ठीक है, तो इतना है तो एनहाइड्रस वो हाइड्रेटेड का कितना हो जाएगा, 474 हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंस हुआ वो किसका होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का होगा, है ना, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो वाटर का वेट आ गया, है ना, और यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालने तो हम क्या कर देंगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर आ गए, और उसको हमने डॉट करके लिख दिया। ठीक है, आए, अच्छे से आए समझ में। तो देखो ऐसे करना है इसको, है ना, तो अब आपको इसके अलावा आप देखो 2-3 क्वेश्चन और हैं तो उनको ट्राई करना, है ना, इस टाइप वाले जो है उनको ट्राई करना। ठीक है ना, हाँ, अब हम आगे एक आध चीजें और पढ़ते हैं इसमें आगे। ठीक, अब ऐसा लिखो, एवोगेड्रो लॉ। आया, समझ में आया ना। देखो कोई भी डाउट हो तो पूछना, है ना, कोई भी डाउट हो तो जरूर से पूछना। ठीक है, एवोगेड्रो लॉ,
हाँ, एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक स्टाइशियोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। हाँ, स्टाइशियोमेट्री थोड़ा सा वो पढ़ के फिर मोलेरिटी मोलेलिटी वो सब इसी लेसन में है सब, है ना। तो अभी तो सिंपल सा एवोगैड्रो लॉ पढ़ के फिर उसके बाद स्टाइशियोमेट्री में वो सब पढ़ेंगे। स्टाइशियोमेट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन से आपको ये निकालना कि कितने से कितना बन सकता है कोई चीज, ये सब पढ़, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज, जैसे हमारा मान लो कुछ भी बन रहा है, जैसे मान लो हमारा ग्लिसरीन बन रही है ना, तो कितने ग्लिसरीन बनाने के लिए कितना क्या क्या मिलाना पड़ेगा ये पहले से पता होना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे कि कैसे उसको किस प्रोपोर्शन में मिलाए, कि CO2 बनाने के लिए कितना कितना वो मिलाना पड़ेगा, कि CO2 के 10 मोल बनाना है, 5 मोल बनाना है, तो कैसे बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टाइशियोमेट्री, है ना। उसमें ये सब काम में आएगा, नंबर ऑफ मोल निकालना ये सब काम में आएगा, ठीक है। और फिर ये एवोगैड्रो लॉ भी काम में आएगा, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज, तो एवोगैड्रो जो था, है ना, इसने मतलब जो मोल कंसेप्ट का जो बेस था विशेषकर गैसेस के लिए, वो एवोगैड्रो ने बताया, ठीक है। इसीलिए जो हमने 1 मोल जो यूनिट बनाई उसका नाम क्या रख दिया, एवोगैड्रो नंबर रख दिया, है ना, कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हो गए, ठीक है ना। हाँ, अब एवोगैड्रो लॉ लिखो पहले, सबसे पहले ये लिखो, इक्वल वॉल्यूम of all gases, volume of all gases at same temperature and pressure, at same temperature and pressure has equal number of मोल्स। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोल्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इस लॉ के कारण एवोगैड्रो का इतना नाम है, ठीक है, कि उसने ये मोल बताया, है ना, कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके पहले गेलुसेक्स ने भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा लॉ दिया था, लेकिन उसने इसकी जगह एटम लिख दिया था, है ना, एटम बोला था उसने, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, बस उस वही उसकी गलती थी कि एटम जो था उसने गलत, है ना, गलत चीज बता दी, ठीक है। तो उसके बाद फिर एवोगैड्रो ने उसको चेंज करके मोल्स या मॉलिक्यूल करा, दोनों सही हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी सही हो सकते, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, है ना, कि क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यदि दो गैस हैं उसका टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है ना, दो गैसेस का, कि मान लो गैस नंबर ए है और गैस नंबर बी है, इन दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो इनका यदि हमने वॉल्यूम सेम ले लिया, मतलब एक ही कंटेनर में ले लिया इसको, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, है ना। उस कंटेनर में दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स ही आएंगे, या सेम नंबर ऑफ मोल्स ले लिए तो वॉल्यूम भी इक्वल ही होगा, है ना, कि कम ज्यादा नहीं हो सकता। और एवोगैड्रो ने बताया कि एट एसटीपी, देखो ये एक वर्ड है ना, ये मैंने एक क्वेश्चन में भी दिया है ना, वो अब आ जाएगा आप लोग, एट एसटीपी, है ना। एसटीपी पर क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, ये सिर्फ गैस के लिए ना, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज 22.4 लीटर्स। हर गैस का 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होगा ना, कोई भी गैस के 1 मोल लो, मोल मतलब, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, उससे मोल्स आ जाते हैं, लेकिन 1 मोल लेना, जैसे CO2 के 1 मोल लिए एसटीपी पर। अब एसटीपी क्या होता है वो भी करेंगे। एसटीपी पे यदि हमने CO2 के 1 मोल लिए और ऑक्सीजन के 1 मोल लिए, दोनों का वॉल्यूम मेजर करेंगे तो इक्वल आएगा, है ना, ये मतलब। और वो कितना आएगा, 22.4 लीटर ही आएगा, है ना, या ml में कितना हो जाएगा, 22400 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। या देखो ml और cc बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो 1 मोल कोई भी गैस का 22.4 लीटर के बराबर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। अब एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
तो इसमें टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, है ना, और प्रेशर होता है 1 atm। प्रेशर को मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट होती है, उसमें से एक है एटमॉस्फेयर, है ना। 1 atm को देखो आजकल पास्कल को उतना बेटर यूनिट नहीं समझाती, ब्रिटिशर्स पास्कल को ज्यादा यूज करते थे, इसकी जगह अब बार, है ना, मिलीमीटर ऑफ एचजी इनके टर्म में करना, है ना। तो 1 atm जो होता है, 1 atm का मतलब होता है 760 mm ऑफ एचजी। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, बेरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए और मैनोमीटर नॉर्मल प्रेशर जो गैसेस के मेजर करने के लिए होता है। उसमें मर्क्यूरी डली होती है ना, कि इस टाइप का होता है कि ये ऐसे करके ऐसे जुड़ा रहता है ना, और इधर ये पूरी मर्क्यूरी भरी हुई है। हाँ हाँ बोलिए। मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि एक तो मर्क्यूरी मेटल होती है ना, तो उसका एक्सपांशन एक लिमिटेड ही होता है। ठीक है, दूसरा मर्क्यूरी मेटल होने से चमकती है, मेटल में लस्टर होता है ना, और एकमात्र मेटल मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड है ना, इसलिए मर्क्यूरी को, क्योंकि मर्क्यूरी को देखना इजी है ना। कोई और जैसे मान लो उसमें ऑक्सीजन ले लेते तो हमको दिखती नहीं, है ना। ठीक है, ऐसी चीज दिखेगी जो चमके लाइट डलने पर, है ना। तो मेटल सबसे ज्यादा चमकते हैं लाइट डलने पर, लेकिन बाकी के मेटल क्या है, सॉलिड है, तो उनमें एक्सपांशन ही नहीं होगा, है ना। इसलिए लिक्विड मेटल होने से मर्क्यूरी को लिखा। जैसे आप वो थर्मामीटर में देखते हो, यदि उसकी जगह मर्क्यूरी की जगह कुछ और डला हो तो दिखेगा ही नहीं वो ढंग से, है ना। मर्क्यूरी चमकने के कारण दिखती है। फिर मर्क्यूरी का जो थर्मल एक्सपांशन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, है ना। तो इसके लिए मतलब कि हीट डालने पर कितना एक्सपांड होगी। ठीक है, तो यदि मान लो क्या है, ऐसी चीज ले ली जो बहुत ज्यादा फैलती हो, तो हमें थर्मामीटर बहुत लंबे लंबे बनाने पड़ते, है ना। इसलिए ऐसी चीज लेना थी जो बहुत कम फैले और जो चमकती हुई भी दिखे, है ना। तो उसमें सबसे बेस्ट चीज मिली मर्क्यूरी, है ना। इसलिए ज्यादातर मर्क्यूरी का यूज किया, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरों का भी यूज किया जाता है ना, लेकिन ज्यादातर जो है वो मर्क्यूरी का यूज किया ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो लस्टर होना, और उसका एक्सपांशन एक लिमिटेड ही होता है ना, कि इतना डालो टेम्परेचर तो इतना ही एक्सपांड होगा, क्योंकि मेटल होने से एक्सपांशन कम होता है उसका। ठीक है, उसकी जगह नॉन मेटल ज्यादा एक्सपांड होते हैं। फिर बहुत सारे तो लिक्विड ही नहीं है ना, फिर बहुत सारे चमकते नहीं है ना। इस कारण से मर्क्यूरी में वो सब चीजें हैं जो हमें जरूरत है देखने के लिए, क्योंकि हमको तो ऑब्जर्व करना है इसलिए। ठीक है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर से ऐसे 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है ना। मर्क्यूरी वाटर से 13.6 टाइम डेंसर होता है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती। ठीक है, इसलिए फिर हमने उसका यूज करा। तो देखो क्या होगा, यहां पे जैसे मर्क्यूरी है, तो इधर जब गैस डाली तो ये मर्क्यूरी का कॉलम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। मर्क्यूरी जितना ये प्रेशर डालेगी उतना ये ऊंचा होते जाएगा। पहले बिल्कुल बराबर रहेगा दोनों तरफ, है ना, मतलब हम ऐसे ही बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट की बराबर रहे। जैसे जैसे इस पे प्रेशर डालना चालू करा तो ये क्या होने लग जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब जितना बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा, इस गैस के प्रेशर के कारण बढ़ा, तो उसकी हाइट मेजर कर लेते, है ना, उसकी क्या कर लेते हैं, हाइट मेजर कर लेते। ठीक है, और उसको प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एच रो जी। ये आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी हो, अभी नहीं पढ़ा हो। तो हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पर प्रेशर निकल जाता है। लेकिन इसकी जगह क्या कर दिया उन्होंने, एक नई यूनिट बना दी, इस हाइट को यूनिट बना दिया कि 760 mm ऑफ एच। तो जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर किया जाता है तो वो इतनी हाइट तक मर्क्यूरी ऊपर जाती है, तो उसको एक यूनिट बना दी और उसको क्या नाम दे दिया, 1 atm नाम दे, है ना। ऐसे करके उन्होंने यूनिट बना दी, उस हाइट की यूनिट बना दी, बार बार कौन मल्टीप्लाई करे, है ना। तो उन्होंने उसको एक यूनिट बना दिया। ठीक है, तो 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ एच। या फिर सेंटीमीटर में कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो किसी भी गैस को यदि हम उसका प्रेशर निकालें और वो जितने सेंटीमीटर आएगा उससे कन्वर्ट कर सकते हैं, 760 से डिवाइड करके एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो एक यूनिट ही देखो, बहुत ये साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनमें बहुत दिमाग होता है ना, कि कैसे कोई चीज को आसान करना है। ठीक है, उन्होंने हमारी लाइफ बहुत आसान कर रखी है। ठीक है, तो वो अब ये पढ़ाई में जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी सब चीजें बहुत आसान कर रखी है उन्होंने, है ना, क्योंकि पढ़ाई करना है तो ये सब चीजें भी तो उन्होंने दे रखी है, एसी है, ये मोबाइल है ना, ये सब उन्होंने ही बनाया। ठीक है, तो देखो, है ना, तो इसलिए क्या होता है 1 ATM और इसको बार में करना है तो 1.013 बार। ये लिख लो, ये कन्वर्जन बहुत काम में आएंगे। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ना, और या 1.013 बार, है ना, या 1 इंटू 10⁵ पास्कल, वो भी होता है, कई सारी यूनिट्स होती है। हम देखो केमिस्ट्री में ये ज्यादा यूज करते हैं, ATM बार और mm ऑफ Hg, इन्हीं को ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक, वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी मतलब किसी भी, मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरी गैस का मास हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वो मैं उसकी फिर डेफिनेशन नेक्स्ट में लिखा दूंगा, डेफिनेशन, है ना, आज अभी ये करके फिर नेक्स्ट में डेफिनेशन। हाइड्रोजन एक्चुअली में सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है ना, तो इसलिए क्योंकि उसका उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे सिंपलेस्ट होने से उसमें कई सारी चीजें क्या होती हैं, मतलब वेरिएशन नहीं होता बहुत ज्यादा, इसलिए सबको उसके रिस्पेक्ट में ज्यादातर करा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा कितना हो गया, इतना, मतलब 1 मोल कोई भी गैस का जो 1 मोल होगा। अच्छा, पहले हम STP कर रहे थे, है ना, STP पर टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 1 ATM या 1 बार, क्योंकि 1 ATM और बार में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना, या 760 mm ऑफ Hg, है ना, mm में हो तो इतना, सेंटीमीटर में तो 76 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP, या इसी का एक और नाम है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि STP पर 2 मोल कोई गैस के हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, नहीं वो तो एक का, हाँ बस डबल कर दो उसका, है ना, तो ऐसा। ठीक है, तो आपको एक चीज उसने, एवोगैड्रो ने बता दी कि STP पे इतना होगा। अब आप उसके बेसिस पर, इवन इसके बेसिस पर हम लीटर को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो अब ऐसा लिखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अब एक और देखो नया फॉर्मूला मोल का, एक तो हमने क्या लिखा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना, उससे मोल्स निकल जाते। एक ये तीसरा तरीका। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये सिर्फ गैस के लिए, ये वाला तरीका ओनली फॉर गैसेस, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, सॉरी गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। कि किसी भी गैस का वॉल्यूम यदि हमको STP में लीटर में पता हो तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो उसके मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि 22.4 में 1 होते हैं, है ना, तो उतने लीटर में कितने। ये पूरा मोल कंसेप्ट यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूले इसलिए बना दिए गए कि थोड़ा इजी पड़े। ठीक है, लेकिन यदि ml में दिया हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 22400 से, है ना, यदि ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो इसको भी लीटर को काय में चेंज कर लेंगे, उसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ लीटर में। ठीक है, यदि ml में दिया हो तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन मास या सॉरी गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन सेंटीमीटर क्यूब और ml डिवाइडेड बाय 22400। ठीक है, तो भी चेंज हो जाएगा।
ठीक, आया, ये बात आई समझ में? तो देखो ये एवोगैड्रो ने हमें ये लॉ दिया, ठीक है। हाँ, अब ऐसा ऐसा लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड है ना, नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन if its volume is 6.4 liter at STP. 6.4 liter at STP. हाँ, STP पे 6.4 लीटर है ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना। 6.4 अपॉन 22 है ना, तो वो आ जाएंगे हमारे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एसटीपी पे जब भी दिया हुआ हो तो 22.4 से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हाँ, पॉइंट एट नहीं आएंगे, और थोड़ा कम आना चाहिए, 0.8 थोड़ी आएंगे, है ना, क्योंकि क्या है कि ये छोटा नंबर है ना, 6 तो काफी उसके कंपेयर में। अच्छा, 0.28 है ना, तो 0.28 मोल हो। अब देखो, अब एक और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ 11.2 लीटर of CO2 at STP. Find mass of 11.2 liter of CO2 present at STP. NTP भी लिख सकते हैं, है ना, STP या NTP पे 11.2 लीटर CO2 का मास कितना होगा? कितना होगा? क्यों? देखो, मैंने अब पहले करा है, देखो मोल मास इनका रिलेशन पता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू गिवन वो मोलर मास। देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब वही मॉलिक्यूलर वेट वाला है, ठीक है, गिवन मास काय में, ग्राम में, मोलर मास उसमें हो जाए, ठीक है ना। अब यदि हमको क्या निकालना है, अब हमें गिवन मास ही निकालना है, मतलब मास निकालना मतलब गिवन मास निकालना है, ठीक है। तो गिवन मास इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब हमको मास निकालना है तो हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। CO2 का मोलर मास तो पता है ना, तो CO2 के मोल मिल जाए तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। हाँ, ग्राम में आएगा आंसर, मोलर मास ग्राम में होता है, देखो है ना, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, तो फिर यूनिट आपकी मोल की कोई यूनिट नहीं होती है ना, तो फिर आंसर भी काय में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाए, मोल्स मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो एवोगैड्रो ने हमें बताया ये मोल्स निकालने का तरीका, कि यदि 11.2 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, हाँ 11.2 अपॉन 22.4 मतलब 0.5 मोल्स हो जाएंगे, है ना, या 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44, 12 प्लस 16 इंटू 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 44 मतलब 22 ग्राम, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो जब भी हमको मास पूछा हुआ है तो हम मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, तो हमको ऐसे निकल आएगा ना, मतलब किसी गैस का, है ना, या किसी भी और सब्सटेंस होता तो उसका, ठीक है, आया समझ में, आया है ना। क्योंकि CO2 का मोलर मास कैसे निकाले थे, 12 प्लस 16 इंटू 2, है ना, O का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 44 आ गया। तो CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम, देखो ये ध्यान रखना है, मोलर मास ग्राम में होता है, मॉलिक्यूलर वेट AMU में होता है, मोलर मास ग्राम में होता है, ठीक है। और मोल्स में गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम होता है, ठीक है, इसलिए आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक।
तो देखो एवोगेड्रो लॉ से हम वॉल्यूम से कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, किसी भी केस ना, कि वॉल्यूम से मास निकाल देंगे। तो ऐसे वॉल्यूम और मास का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, डेंसिटी के थ्रू है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो बिना डेंसिटी का यूज करके हम गैसेस का ये निकाल सकते हैं। ठीक ठीक, चलो इतना करते हैं ना, यहां तक हम करते हैं। अब नेक्स्ट में मेरे को याद दिलाना वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन, वो भी हम लिखेंगे। और फिर अब इसके आगे का हम मेन चीजें करेंगे, ये सब मोलेरिटी, मोलेलिटी और साथ में स्टाइशियोमेट्री।